बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करें, तो उससे पहले हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला लेक्चर था उसे हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे जो पहले कॉन्सेप्ट हैं वो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ हो जाएँ। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बेसिकली देखी थी। डेफिनेशन क्या थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक आप कह लें कि इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और ये एक्ट करता है इंटरमीडिएटली बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। मींस के यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का काम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लास्ट टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपलें देखी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसी तरह अगर हम आज फिर देखें तो अगर आपको लास्ट वाली एग्जांपल याद हो कि हमने बात की थी कि चलें एक सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने एक फ़ैन ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो हमारे जो स्विच होते हैं वो भी एक इंटरफेस का काम करते हैं, कि जी हम उन्हें वो ऑन करें या ऑफ़ करें, वो उसके फर्दर एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सेम एज़ इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा होता है वो भी यही काम करता है, इसी तरह काम करता है। वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, किसको, यूज़र को और हार्डवेयर को, ताकि हम लोग इजीली जो है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल एक ट्रांसलेटर की भी दी थी कि एक ट्रांसलेटर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट वगैरह या कोई लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेटर को बीच में बिठा लेते हैं और वो कम्युनिकेट करवाने में उनकी हेल्प करता है। तो इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। बेसिकली ये हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मल्टीपल रिसोर्सेज हार्डवेयर के जो हैं सॉफ्टवेयर के उन सबको मैनेज करके देगा। और हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन जो सी होंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, वो भी इंस्टॉल कर सकेंगे। उसकी हमने एक ये एग्जांपल देखी थी आगे कि हमारे पास हार्डवेयर कंप्यूटर है और एक यूज़र है, इन दोनों के दरमियान में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा है, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि ये पीछे वाली एग्जांपल की तरह ही कह लेंगे। यहाँ पे देखें हार्डवेयर है, CPU होगी, रैम होगी, इनपुट आउटपुट होगी, ये हमारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये हमारे मल्टीपल यूज़र हैं, मल्टीपल यूज़र जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए थे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा होता है वो आगे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है और हार्डवेयर फिर उसे रिप्लाई बैक करता है, और वो फर्दर सॉफ्टवेयर को रिप्लाई बैक करता है, और सॉफ्टवेयर फर्दर आगे यूज़र को रिप्लाई बैक करता है। ये कुछ एग्जाम्पलें हमने इसी तरह की डिस्कस की थी। आप लोगों को मैंने जैसे भी पहले भी बताया था कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन या कुछ भी पूछा जाए तो आपने ये डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है। इनमें से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये भी डायग्राम ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी, ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं हम। अब आगे देखें गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रीवियस लेक्चर जो है उसे ही हम लोग देखने हैं। अभी हम आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखें गोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ही गोल थे। एक कन्वीनियंस होना चाहिए कि इजी होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होनी चाहिए, जिसे यूज़र फ्रेंडली भी कहते हैं, कि यूज़र के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। ये ना हो कि यूज़र ही बेचारा परेशान है कि यार मैंने ये काम करना है, किस तरह करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। ये अब मैंने फॉर एग्जांपल एक आप कह लें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने लगे हैं, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने ऐड बुक करनी है, डिलीट बुक करनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपडेट करनी है, वो आपने नए स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर ऐड करने हैं, या कोई स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए हैं तो उन्हें डिलीट करना है, उनके अकाउंट क्लोज करने हैं, एम्प्लॉयज़ के अकाउंट बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जी हमने ऐड बुक है। अब ऐड बुक करने के लिए हमने इतना कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, कह लेंगे जी अब ऐड बुक करने के लिए उसे पहले 10 पेजों से गुजरना पड़ता है, और 11वें पेज में वो नुक्कड़ पे जाकर लास्ट पे उसने कोई एक ऐसा ऐड बुक का रखा हुआ है। तो हम इसे यूज़र फ्रेंडली नहीं कहेंगे कि ये यूज़र फ्रेंडली है हमारा सिस्टम। यूज़र फ्रेंडली तो ये है कि आप विद इन सेकंड में भी नैनो सेकंड पे चले जाएं कि आप वो काम परफॉर्म कर सकें जो आपके मेजर काम है। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी गोल जो सा होता है वो एफिशिएंसी होती है। ये दो मेजर गोल है हमारे। प्राइमरी गोल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, और सेकेंडरी गोल जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए, एफिशिएंट हो,
बेहतर तरीके से काम करे। ये ना हो कि जी उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं, एक्यूरेसी नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे सेकेंडरी गोल है। अब देखिए सबसे प्राइमरी गोल जो है वो हमारा एफिशिएंसी नहीं है, प्राइमरी गोल हमारा यूज़र फ्रेंडली है। जैसे आप देखें विंडो की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, विंडो होगी, लिनक्स होगी। लिनक्स देखें एफिशिएंसी है बट यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो इसी वजह से आप देखें कि लिनक्स की निस्बत विंडो जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आगे हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल हमारे पास फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट और फाइल मैनेजमेंट, ये सारे हमने फर्दर वन बाय वन करके डिस्कस करने हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को मैनेज जो हम करते हैं बेसिकली ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। ये सारे चीज़ों को मैनेज करने का मकसद है कि हमने अपने गोल जो सेट किए हैं, दो गोल कौन से थे, यूज़र फ्रेंडली हो और एफिशिएंट हो, तो उसको हमने फुलफ़िल करने के लिए ये सारे हमने फंक्शन जो है वो फुलफ़िल करने होते हैं, ये फंक्शन सारे परफॉर्म करने होते हैं। अब जो है हम आगे फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट से किस तरह ये काम किया जा रहा था और किस तरह ये इम्प्रूव होता होता जो अब हमारे पास सिस्टम आए हैं वो किस तरह यहाँ तक ये पहुँचा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अगर इसको हम अभी डिस्कस करते हैं उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये डायग्राम बनाई गई है, आप ये वाली डायग्राम अभी देखें, ये जो वाली डायग्राम साइड पे अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये कंप्यूटर वाली डायग्राम देखनी है। कंप्यूटर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमने कंप्यूटर डिस्कस किया है, कंप्यूटर बेसिकली क्या है। कंप्यूटर सिंपल ये काम करता है कि वो इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा और आउटपुट जनरेट कर देगा। कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो अब यही हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर की वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और साथ में हमारे पास क्या है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और यूज़र प्रोग्राम हो गए। एक बात याद रखें कि आज से अगर हम जितना पीछे जाते जाएंगे उतना हमारे लिए जो मसले मसाइल थे वो ज़्यादा थे। मेमोरी का इशू जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा था। स्टार्ट में हमारे पास जितनी आजकल हमारे पास मेमोरी है उतनी मेमोरी नहीं हुआ करती थी। स्टार्ट से हमारे पास मेमोरी बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत थोड़ी मेमोरी हुआ करती थी। हमारे लिए मेमोरी को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। अब भी ज़रूरी है लेकिन अब हमारे पास मेमोरी जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उस टाइम जो है जब कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट ही हुआ था, इसके ऊपर काम स्टार्ट ही किया गया था, तो उस टाइम हमारे पास मेमोरी का इशू बहुत ज़्यादा होता था। देखें अगर आपके पास सीपीयू बड़ा बेहतरीन है लेकिन अगर आपकी मेमोरी कम है, मेमोरी आपके पास बहुत थोड़ी है, तो उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मेमोरी का इशू जो है वो हमारे पास स्टार्ट से ही रहा है। तो अब आगे देखें बेसिकली क्या होता था कि वो हमें कंप्यूटर इनपुट लेता था और आउटपुट जनरेट कर देता था। अब हम इसे डिस्कस करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। देखें कॉमन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वर कार्ड रीडर एंड टेप ड्राइव्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती थी वो बेसिकली क्या होती थी, कार्ड रीडर होते थे और टेप ड्राइव्स होती थी। शायद उन्होंने टेप ड्राइव्स जो हैं वो उस टाइम भी यूज़ की जाती थी, ज़्यादातर कार्ड रीडर यूज़ किए जाते थे। कार्ड रीडर बेसिकली क्या होते थे, पंच कार्ड जो है ना आपके पास, उन्हें रीड करने के लिए आप लोगों के कार्ड रीडर होते थे। यही इनपुट के लिए इस्तेमाल होते थे और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते थे। अगर मैं आपको पंच कार्ड की एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आप कह लें, एग्जांपल के तौर पंच कार्ड को समझने के लिए कि मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल हम एक गत्ता ले लेते हैं, गत्ते के ऊपर हम मल्टीपल जगह पे होल कर लें। ठीक है, मल्टीपल जगह पे होल कर लें। अब पंच कार्ड भी इसी तरह का कुछ होता था कि पंच कार्ड के ऊपर मल्टीपल जगह पे होल होते थे, उसके ऊपर से लाइट पास करवाई जाती थी। अब जहाँ से लाइट पास हो जाती थी वो ज़ीरो काउंट हो जाता था और जहाँ से लाइट पास नहीं होती थी उसे हम 1 कह देते थे। तो कार्ड रीडर इस पंच कार्ड के ज़रिए इनपुट जो है वो लेता था और आउटपुट भी पंच कार्ड के ज़रिए ही वो देता था। तो कार्ड रीडर जो है वो उसे रीड करता था, पंच कार्ड को, उसकी बाइनरी को रीड करके वो एज अ इनपुट आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता होता था। तो बेसिकली पहला स्टेप जो था वो यही था कि कंप्यूटर की कॉमन इनपुट जो है हम वो यूज़ करते थे। उन कॉमन इनपुट और आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस ज़्यादातर यूज़ होती थी वो कार्ड रीडर होता था और टेप ड्राइव्स होते थे। उसके बाद यूज़र प्रिपेयर अ जॉब
विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। वो जो हमने स्टार्ट में ही एक डायग्राम डिस्कस की थी, उसके अंदर एक छोटी सी डायग्राम भी बनी हुई थी जॉब की। ये देखें, इस साइड पे जॉब की हमारे पास एक डायग्राम बनी पड़ी है। जॉब के अंदर बेसिकली क्या होता था, तीन चीज़ें होती हैं जॉब के अंदर। एक प्रोग्राम, दूसरा उसके अंदर इनपुट डाटा, तीसरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी आज की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हम एटीएम यूज़ करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एटीएम कार्ड उसके अंदर इंसर्ट किया, उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड लिखा, फिर उसने मुझसे पूछा जी करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट है, मैंने फिर बताया करंट है या सेविंग है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा जी आप क्या काम करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं या कैश विदड्रॉ करना चाहते हैं। यानी कि इंटरेक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, कैलकुलेटर की एग्जांपल आप कह लें कि जैसे आजकल है कि हम कैलकुलेटर के अंदर पहले एक हमने ऑपरेंड लिखा, फिर ऑपरेटर लिख दिया, फिर आगे हमने ऑपरेंड लिखा, फिर ऑपरेटर लिखा, फिर हमने उसके आंसर ले लिए। लेकिन आज से अगर आप पीछे चले जाएं काफ़ी अर्सा पहले, ऐसा काम नहीं होता था। वहाँ पे जॉब दी जाती थी। जॉब के अंदर बेसिकली क्या होता था, सबसे पहले प्रोग्राम, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जी कैलकुलेटर की, प्रोग्राम आपने सारा कैलकुलेटर का लिखा, वो सारा प्रोग्राम हो गया, वो आप देते थे। उसके बाद आप लोग क्या करते थे, इनपुट डाटा देते होते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी मैंने दो नंबरों को ऐड करना है। अब दो नंबर वो कौन से थे, 10 और 5। अब वो 10 और 5 इनपुट डाटा था, वो भी पहले देना पड़ता था। ये नहीं इंटरेक्शन परफॉर्म होगी, वो मुझसे पूछेगा, मैं उसे 10 दूंगा, फिर उसे 5 दूंगा, फिर वो जमा करके देगा। ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले ही आप लोगों को सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती थी कि आपने बताया जी प्रोग्राम आपने लिखा जो कैलकुलेटर का, वो उसे दिया, फिर उसने इनपुट डाटा दिया कि 10 और 5। फिर आपने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी पहले देनी होती थी कि मैंने इन्हें क्या करना है, जमा करना है, मैंने इसे क्या करना है, माइनस करना है, मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है। मीन जो भी आपने काम परफॉर्म करना होता था आप पहले ही बताते थे। जब ये आप तीनों चीज़ें बताते होते थे, पहले बता देते होते थे, तो वो फिर उसे हम एक जॉब कहते होते थे कि ये एक जॉब है। ठीक है, ये जॉब बेसिकली कंप्यूटर को दी जाती होती थी एज अ इनपुट, और उसके अक्रॉस वो हमें आउटपुट देता था। तो बच्चे कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस लाजमी करनी है। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें, जिस तरह भी आप लोग ईजी हो, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि हमें इस जगह पे कन्फ्यूजन है, ताकि हम लोग उसे क्लियर कर सकें। अभी तक देखें, मैंने आपको जॉब के बारे में बताया, और उससे पहले कॉम पंच कार्ड के बारे में बताया, उसके बाद इनपुट आउटपुट के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में बताया। तो अब हम दूसरा पॉइंट जो है वो देखते हैं, यूज़र प्रिपेयर अ जॉब। अब आपको बात समझ आई वो क्या बात कर रहा है कि यूज़र प्रिपेयर अ जॉब। यूज़र जो है वो एक जॉब प्रिपेयर करता था, प्रोग्राम लिखता था, प्रोग्राम देता था, उसके बाद वो क्या देता था उसे, इनपुट। जी बिल्कुल सही, इनपुट देता होता था। उसके बाद क्या देता होता था, उसके बाद ऑपरेटर देता होता था या इंस्ट्रक्शन देता होता था, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देता होता था। वो तीनों चीज़ें देता होता था, तो हम उसे कहते थे कि ये एक जॉब है, यूज़र प्रिपेयर अ जॉब, यानी कि तीनों चीज़ें देगा, विच कंसिस्टेड ऑफ द प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इनपुट डाटा होगा उसके अंदर, और साथ में क्या होगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगी। इनपुट जॉब इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, इनपुट जो सी हम जॉब उसे देते थे, यानी कि जॉब अब जो हमने बनाई है, वो जॉब भी हम पंच कार्ड के ऊपर बनाते होते थे। पंच कार्ड के ऊपर बनाई है, इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। पंच कार्ड की फॉर्म में हम इनपुट जॉब बनाते होते थे, एंड रिजल्ट आल्सो अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। अब वो जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता था आपका सीपीयू, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो आउटपुट जनरेट करता था, वो भी बच्चे पंच कार्ड की फॉर्म में जनरेट होती थी। इनपुट और आउटपुट पंच कार्ड की फॉर्म में हम देते थे, और आउटपुट पंच कार्ड की फॉर्म में लेते थे। इनपुट हम पंच कार्ड के फॉर्म में देंगे, आउटपुट भी हम पंच कार्ड के फॉर्म में ही लेंगे। तो वो तीसरे स्टेप में यही बताता है, इनपुट जॉब इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड एंड रिजल्ट आल्सो अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। मीन्स उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो आउटपुट जनरेट होगी, सारी बात है आउटपुट हमारी आफ्टर प्रोसेसिंग ही जनरेट होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद।
अब आखिरी जो स्टेप है बच्चे, वो कंक्लूजन आप कह लेंगे, वो क्या कहता है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वेरी सिंपल। उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल होता था। एक बार याद रखें बच्चे, यहाँ पे ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे एट अ टाइम एक इनपुट दी जाती होती थी। ये नहीं होता था कि आप मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं, मीन्स जॉब आप कह लें, जॉब, ठीक है। अब जॉब को तो आपको क्लियर है कि जॉब क्या है। जॉब के अंदर वही तीन चीज़ें, प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनपुट डाटा होगा, उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मींस एक जॉब दी जाती थी एट अ टाइम, और ओएस उस एक जॉब को कंट्रोल करता होता था सारा। मींस अब देखिए, एक जॉब दी गई, मेमोरी का मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास मेमोरी का बहुत ज़्यादा इशू होता था, मेमोरी बहुत थोड़ी हुआ करती थी, ओएस भी उसके अंदर से मेमोरी यूज़ करता था, तो मेमोरी का हमारे पास मसले मसाइल बहुत हुआ करते थे। तो वो क्या करता था, वो जो जॉब आती थी उसके अकॉर्डिंगली वो कंपाइलर को लोड करता था, उसके ऊपर सारे फंक्शन परफॉर्म करता था, और फिर जैसे ही वो आउटपुट जनरेट कर देता था, वो सारे काम ख़त्म कर देता, जो उसने कंपाइलर वगैरह लोड किए होते हैं वो सारे वो ख़त्म कर देता होता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेमोरी का इशू था। तो वो यही बताता है एट अ टाइम एक जॉब आ रही है, ठीक है। एट अ टाइम फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एट अ टाइम आप सिंगल सिर्फ एक काम कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए ईजी है। आप मल्टीटास्किंग नहीं परफॉर्म कर रहे, आप सिंपल एक काम कर रहे हैं एक टाइम के अंदर। तो वो यहीं पे बात, वो लास्ट स्टेप में बात बता रहा है, कहता है सो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करता था। ऑलवेज प्रेजेंट इन मेमोरी, मेजर टास्क इज़ टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही काम हुआ करता था कि उसने क्या करना होता था, कंट्रोल को मूव करना होता था, एक ट्रांसफ़र करना होता था एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ। एक जॉब आई, उसके ऊपर जो उसके कंट्रोल थे उसने वो करवा दिए, वो आउटपुट जनरेट हो गई, उसने सारा ख़त्म करवा दिया। फिर दूसरी जॉब आई, फिर उसने उसके ऊपर कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली जो उसको रिक्वायर्ड थे वो उसने ट्रांसफ़र किया, उसने वो सारा काम किया। फिर उसने आउटपुट जनरेट हो गई, फिर वो ख़त्म हो गई। फिर नई जॉब आई, फिर उसने उसके अकॉर्डिंगली जो उसको कंट्रोल चाहिए थे वो उसे दिए, ट्रांसफ़र किए उसके ऊपर, उससे काम लिया अपना और आउटपुट जनरेट कर दी। बेसिकली ये एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट में हमारे पास काम हुआ करता था मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। तो अब आपको बात, होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हमारा किस तरह काम करता था। अब हम आगे फर्दर देखते हैं बैच प्रोसेसिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैच प्रोसेसिंग को अब हम डिस्कस करेंगे कि बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा अब हम आगे आ गए हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टार्ट में था, फिर हमने उसके ऊपर वर्किंग की, उसे इम्प्रूव किया, ठीक है। इम्प्रूव करके हम किसके ऊपर मूव किए, बैच प्रोसेसिंग के ऊपर। बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता था, पहला स्टेप देखें, जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू द प्रोसेसर एज अ ग्रुप। वो क्या करता होता था, कहता था आपने वो जो जॉब दे रहे हैं, ऐसी जॉब जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है उन्हें कंबाइन कर देता होता था, एक ग्रुप बना देता होता था। मींस मैंने जॉब इनपुट के तौर पे 10 तैयार की हुई हैं पीछे, ठीक है, इनपुट देने के लिए। अब पहली जो जॉब थी उसके अंदर क्या था, बेसिकली एक आप कह लें कैलकुलेटर की थी, ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम की थी। दूसरी जॉब जो थी वो थी पाइथन की। तीसरी जॉब जो थी वो थी जावा की। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, चौथी जॉब जो है वो फिर सी प्लस प्लस की है। तो वो कहता था कि अब देखें कि जी आप लोग क्या करेंगे, जॉब बन गई तो उसने वो लोड किया, अनलोड किया, टाइम ज़ाया हुआ। सीपीयू इतनी देर, सीपीयू आप देखें मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर फ्री रहता था ज़्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट और आउटपुट लोड और अनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होता था कि पंच कार्ड से कार्ड रीडर फिर आगे उसे दी जा रही है, इतनी देर तो सीपीयू फ्री है, सीपीयू एफिशिएंट तरीके से यूज़ ही नहीं हो रहा, वो तो फ्री उस टाइम है। तो वो यही कहता है जी कि आप लोग क्या करें, देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया, जॉब 1 सी प्लस प्लस की थी, जॉब 2 पाइथन, जॉब 3 जावा, जॉब 4 सी प्लस प्लस। वो कहता है कि जी आप देखें, एक जब जॉब 1 लोड करेंगे, उसने उसके सारे कंपाइलर लोड कर लिए, तो आप फिर अनलोड करेंगे, तो इससे बेहतर है आप लोग देखें कि आपके पास जितनी जॉब है अगर उनकी रिक्वायरमेंट सेम है तो उनका एक ग्रुप बना लें। जैसे जॉब 1 है और जॉब 4 है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, सेम कंपाइलर है सी प्लस प्लस का, तो वो कहता है इसे ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के उसे दे दें ताकि हमें लोड और अनलोड के चक्कर से हम लोग
आज़ाद हो और हमारा CPU वो एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो सके। इसकी हम आगे डायग्राम भी देखेंगे, उससे फर्दर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटर सॉर्ट, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए पॉइंट समझना आसान हो। अब यहाँ पे देखें, एक ये हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डायग्राम है। इसके अंदर देखें मल्टीपल यूज़र हैं, वो हमें जॉब दे रहे हैं। जॉब 1 फॉर एग्जांपल आप कह लें एक ही जो यूज़र है या मल्टीपल यूज़र कर लें, अब वो मल्टीपल जॉब्स दे रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक ऑपरेटर बना लिया, ऑपरेटर बिठा दिया जो क्या कहता है जी जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है वो एक तरफ हो जाए, जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है वो एक तरफ हो जाए। मीन जिन जिन की सेम है उनका ग्रुप बनाता जाए। ऑपरेटर, ऑपरेटर का क्या काम है, यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारे पास जॉब आई, ठीक है, यूजर ने दी, ऑपरेटर के पास आई, ऑपरेटर ने सिमिलर जॉब्स का ग्रुप बना दिया। देखें यहाँ पे बैच 1, जॉब 4 और जॉब 1, जॉब 4 और जॉब 1 सेम थी, उसने एक बैच बना दिया, तो इससे हम कहते थे एक बैच बन गया। उसी तरह बैच 2, जॉब 7, जॉब 5, जॉब 2 सेम थी, सेम रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जांपल आप कह लें सेम, आप कह लें जावा पे ये काम करना चाहती थी, जावा का इनका कंपाइलर था, तो उन्होंने इसको एक बैच बना लिया, उसने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को हम कहते थे बैच है। ये वो जो ग्रुप होता था, जिस तरह आप लोग क्लास में हैं, चलें फॉर एग्जांपल हम क्लास की एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा जी प्रेजेंटेशनें होनी है तो आप लोग अपने अपने ग्रुप बना लें। उन आप लोगों ने कहा क्या किया कि जी हम सेम रिक्वायरमेंट जिनके हमारे जेन मिलते हैं, हम दोस्त जो हैं वो सारे एक एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, हम कंबाइन हो जाते हैं। अब आप लोगों ने ग्रुप बना लिए, ग्रुपों को मैंने कहा जी आप नाम बताएं, किसी ने कोई नाम रख दिया, किसी ने कोई नाम रख दिया। अब उनके ऊपर 1 बाय 1 करके हम काम करें। सेम एज इट इज़ यही सिनेरियो यहाँ पे है। मल्टीपल जॉब्स ही ऑपरेटर के पास आई, ऑपरेटर ने उनके ग्रुप बना दिए। ग्रुप कैसे बनाए, उनकी जो सेम रिक्वायरमेंट थी, जैसे आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिए, तो उसी तरह क्यों, क्योंकि आप लोगों की मेंटेलिटी, आप लोगों की सोच मिलती जुलती थी, तो आप लोगों ने सेम रिक्वायरमेंट थी, सेम कॉन्सेप्ट थे, सेम थिंकिंग थी आप लोगों की, तो आप लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। तो इसी तरह वो जो सेम उनकी रिक्वायरमेंट थी तो ऑपरेटर ने उसका ग्रुप बना दिया। आप लोग उसे क्या कहते थे, ये हमारे पास ग्रुप है, तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग के अंदर उसे वो क्या कहता था, ये बैच है, एक बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, जितने वो बैच बन सकते थे वो बना देता था। एक बात याद रखनी है आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 जॉब थी, 10 जॉब के अंदर 9 जॉब सेम थी। अब बैच आप 9 का बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। क्यों और क्यों नहीं, बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपने ये याद रखना है कि आपकी मेमोरी कितनी है। फॉर एग्जांपल 9 वो जो प्रोग्राम है, 9 जो जॉब्स हैं, वो मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रही हैं, लेकिन आपकी वो जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी थोड़ी है। तो आप बेशक सेम रिक्वायरमेंट है लेकिन आप उसे एक बैच नहीं बना सकते। जैसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जैसे हमने क्लास की भी एग्जांपल ली, मैंने कहा मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि 4 स्टूडेंट हो सकते हैं, 4 ए का मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। उसी तरह बैच के ऊपर मेमोरी की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि यार सिर्फ इतनी मेमोरी के आप लोगों ने सेम जो है वो जॉब्स आपने कंबाइन करनी है, इतनी मेमोरी से ज़्यादा नहीं आप ले सकते। कम तो हो सकती हैं, कम का कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल 4 का मैंने आपको कहा ग्रुप बनाए, लेकिन आप कहते हैं जी हमने 2 का ग्रुप बनाना है, हमने 4 का नहीं बनाना, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके 5 का बनाना है फिर नहीं, ठीक है, 5 के नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि आपकी जो लिमिट दी गई है, जो कैपेसिटी दी गई है, आप उससे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह एज इट इज़ जो मैं आपको यहाँ पे बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपने मेमोरी को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बैच 9 का बना दिया, 9 जॉब सेम थी तो आपने 9 का बना दिया, मेमोरी इतनी है नहीं, वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आप अपनी मेमोरी को देखते हुए अपना बैच बनाते हैं। अब बैच की आपको बात समझ आ गई है, फिर भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बैच बना दिया, बैच बना दिया आप लोगों ने। बैच के अंदर सेम रिक्वायरमेंट की आपने जॉब रख दी। ऑपरेटर ये काम करके देता होता था, ऑपरेटर बैच बना के देगा। ऑपरेटर का बेसिकली ये काम है वो बैच बनाए।
ठीक है, ऑपरेटर को हम जॉब्स दे देंगे, वो रिक्वायरमेंट देखेगा और वो बैच बना देगा। या फॉर एग्जांपल ऐसे ये आप जो हमने क्लास वाली एग्जांपल की है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप लोगों को समझने के लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो ऑपरेटर ने बैच बना के आगे किसको दे दिए, कंप्यूटर को मूव कर दिए। देखें बैच 1 उसने पहले जनरेट किया, फिर बैच 2 जनरेट कर दिया। अब ये आगे हमारे पास कंप्यूटर के पास जा रहा है, कंप्यूटर से ऑपरेट करके हमारे पास आउटपुट जनरेट कर देगा। अब हम पीछे चलते हैं, वो जो हम लास्ट स्टेप सेकंड स्टेप जो डिस्कस कर रहे थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटर सॉर्ट जॉब एज अ ग्रुप ऑफ पंच कार्ड इनटू बैच विद सिमिलर नीड। ठीक है, वही बात वो बताता है, कहता है ऑपरेटर क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। किन को सॉर्ट करेगा, जॉब्स को सॉर्ट करेगा ग्रुप के फॉर्म में, पंच कार्ड के फॉर्म में, और वो उससे कह देगा ये बैच है। किन बेसिस पे, सिमिलर नीड्स की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन बैच बना दिया, कोबोल बैच बना दिया, या आप कह लें C++ का बैच बना दिया, जावा का बैच बना दिया, C# का बना दिया। ये मल्टीपल वो बैच हमारे पास बना देगा और वो बैच आगे हमारे पास मूव करेंगे। ये हमारे ऑपरेटर का काम है बैच प्रोसेसिंग के अंदर। देखिए नाम ही बैच प्रोसेसिंग, बैच को प्रोसेस करना है कंप्यूटर ने। और बैच के अंदर क्या है, मल्टीपल जॉब्स। कौन सी जॉब के ग्रुप होंगे, जो सेम रिक्वायरमेंट की होंगी, सेम नीड्स की होंगी वो। अब आगे देखें, हम इसकी ये हमने डायग्राम डिस्कस कर ली है। एक और डायग्राम है, वो भी सेम एज इट इज़ है, आप लोग देख सकते हैं। मल्टीपल यूज़र हैं, जो यूज़र एक कह लें आप, एक ही यूज़र है, वो मल्टीपल लेकिन जॉब्स दे रहा है, ऑपरेटर को दे रहा है। ऑपरेटर क्या कर रहा है, उन जॉब्स का बैच बनाता जा रहा है, बैच बना के आगे कंप्यूटर को दे रहा है, और कंप्यूटर उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करके आगे हमें आउटपुट जनरेट कर रहा है। देखें ये नहीं है कि जी वो जो हमारे पास पहले पहले मसले मसाइल क्या थे, हमारे पास एक एक जॉब जाती होती थी, लोड अनलोड, लोड करते रहे अनलोड करते रहे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या हुआ, वो बैच बन के आ गए। अनलोड और लोड और अनलोड में हमारे पास टाइम जो वेस्ट होता था वो कम हो गया। आप देखें मेन फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, मेन फ्रेम जो पहले हमने बात की थी। आपने एक जॉब दी, उसने उसके कंपाइलर लोड किए, सारा टास्क परफॉर्म हो गया, उसने आउटपुट जनरेट कर दी, सीपीयू फ्री हो गया। ठीक है, सीपीयू अब फ्री है, आउटपुट जनरेट होगी। आउटपुट और इनपुट पे हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता था, हमारी सीपीयू के ऊपर प्रोसेसिंग पे इतना टाइम नहीं लगता होता था मेन फ्रेम के अंदर, जितना हमारे ये इनपुट को तैयार करने और आउटपुट को तैयार लेने में हमारे पास टाइम लग जाता होता था, क्योंकि एक एक जॉब जा रही है। अब जॉब नंबर 2 आई, जॉब नंबर 2 में भी वही हमारे पास है, यानी कि आप कह लें रिक्वायरमेंट थी। अब वो दोबारा फिर लोड करेगा, फिर अनलोड करेगा। जॉब 3 आई, उसके अंदर कोई और रिक्वायरमेंट थी, फिर लोड फिर अनलोड। तो देखें हमारे पास सीपीयू जो है उसे हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ नहीं कर सकते थे, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। जबकि बैच प्रोसेसिंग आया तो हमें एक फ़ायदा हुआ, हमने सिमिलर जॉब का एक ग्रुप बना दिया, सिमिलर जॉब का एक ग्रुप बना के हमने उसे इनपुट दे दी। अब लोड और अनलोड का वो जो टाइम वेस्ट होता था, तो जैसे ये देखिए एग्जांपल, 3 जॉब्स का एक बैच बना, 3 जॉब्स में आपने अगर मेन फ्रेम में जाते आपने बार बार लोड करना था अनलोड करना था, यहाँ पे एक दफ़ा ही लोड किया और एक दफ़ा अनलोड किया और 3 आपकी जॉब परफॉर्म हो गई। जबकि अगर हम मेन फ्रेम में रहते तो हमने कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा लोड करना था, 3 दफ़ा अनलोड करना था। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो बैच प्रोसेसिंग के अंदर सिर्फ एक दफ़ा लोड किया और एक दफ़ा अनलोड, हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, हमने लोड और अनलोड का टाइम जो था वो कम कर दिया, सीपीयू की वर्किंग थोड़ी बेहतर कर दी। तो अब यहाँ पे देखें, आगे हम ये डायग्राम भी डिस्कस कर लिया, अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं अपने बैच प्रोसेसिंग के अंदर। सबसे पहले इसका एडवांटेज देख लें। इन अ बैच जॉब एग्जीक्यूशन वन आफ्टर एन अदर, सेविंग टाइम फ्रॉम एक्टिविटी लाइक लोडिंग कंपाइलर। वही बात जो मैंने आपको बारहा बता रहा हूँ कि लोड और अनलोड करने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता था वो हमारा टाइम बच गया, टाइम की सेविंग हुई है हमारे पास। हमें लोड और अनलोड करने के झंझट से, ये टाइम वेस्ट करने से वो हम बचे हैं, ये इसका एडवांटेज है। अब वो आगे क्या कहता है, दूसरा एडवांटेज, ड्यूरिंग अ बैच एग्जीक्यूशन नो मैनुअल इंस्ट्रक्शन इज नीडेड। जब बैच की एग्जीक्यूशन हो रही होती है
तो हमें मैनुअली उसके अंदर कोई इनपुट आउटपुट के ऐसे चक्कर की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उन सारी जॉब को परफॉर्म कर देता है, पूरे बैच को परफॉर्म करके देता है। हमें नहीं कोई ज़रूरत कि अब हम इस जॉब का वो क्या करें, अलहदा से लोड करके दें उसे, फिर कुछ और काम करके दें। नहीं, मैनुअली हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद पूरे बैच को एग्जीक्यूट करता है। अब डिसएडवांटेज, मेमोरी लिमिटेशन। मेमोरी लिमिटेशन हमारा शुरू से जब ये स्टार्ट हुआ था, आप लोग कह लें कंप्यूटर, तो वो हमारे पास इशू रहा था। अब तो इतना नहीं है, लेकिन उस टाइम हमारे पास मेमोरी जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उसके बाद दूसरा जो डिसएडवांटेज है, इंटरेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली विद सीपीयू। वही बात कि आप देखें, एक बैच आपने लोड किया, एक बैच उसके पास गया है, उस बैच को उसने सारा परफॉर्म कर दिया, फिर उस बैच की उसने आउटपुट जनरेट कर दी। अब देखें वो जो दरमियान में टाइम आया अगले बैच को लोड होने में, अगले बैच ने भी तो लोड होना था। उसने इनपुट के, जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देखें, डायग्राम बैच वन उसके पास गया, बैच वन ने सारा अपना काम परफॉर्म कर दिया, अब वो आउटपुट उसने बैच वन की जनरेट कर दी। अब बैच टू ने लोड होना था, लोड हो रहा है, आप कह लें लोड होना है या हो रहा है, तो इतनी देर सीपीयू फिर फ्री है। सीपीयू को हमने बेहतर किया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने सीपीयू को बहुत ही बेहतर कर दिया। ये इसकी डिसएडवांटेज में भी जाता है कि हम इसे इतना भी बेहतर नहीं कर सके कि हम कहेंगे ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। टाइम को हमने सेव किया है, ये बात है, लेकिन हमने ये नहीं कह सकते कि हमने सीपीयू की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर लिया। तो बच्चे, अब वो क्या बात कह रहा है, कहता है जी अब जो बैच टू है वो लोड होने में टाइम लेगा, इतनी देर हमारा सीपीयू दोबारा फ्री है, तो ये भी हमारे पास डिसएडवांटेज के खाते में जाता है। ठीक है बच्चे, तो आज जो है वो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लिया, और हमने बैच प्रोसेसिंग देख लिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा उसी टाइम रिप्लाई बैक कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।